नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर अब तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव आयोग अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं किया गया। इसके कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, यानी कि ममता के पैर में नंदीग्राम में जो चोट लगी है वो महज एक हादसा है। बता दें कि ममता बनर्जी के जख्मी होने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय और विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक की रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग को शनिवार देर शाम पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की नई और विस्तृत रिपोर्ट मिली, जिसके बाद विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और विशेष पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी मिल गई और अब दोपहर इस पर मीटिंग बुलाई गई और मामले पर विस्तार से चर्चा भी की गई। चर्चा के बाद चुनाव आयोग ने यह बताया कि ममता पर हमले के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि मंथन के बाद चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी है वो कोई हमला नहीं था, जबकि सीएम ममता ने चोट लगने के बाद खुद ये आरोप लगाया था कि साजिश के तहत उन पर यह हमला किया गया है। उन्होंने तो आरोप ये भी लगाया था कि उनके साथ वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था उनकी सुरक्षा में। वहीं ममता बनर्जी ने ट्वीट करके ये कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम निडर होकर लड़ेंगे और अब भी मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन जो लोगों का ज़्यादा महसूस कर रही हूँ और हम अपनी ज़मीन की इस लड़ाई, बहुत नुकसान इस लड़ाई में उठाया है और अधिक पीड़ित होंगे, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे और हम डरपोक लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। और वहीं आज ममता बनर्जी व्हील चेयर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रोड शो कर रही हैं, तो इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही और राज्य में बीजेपी पूरी तरह से जीत का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज असम और बंगाल के दौरे पर हैं, रैली और रोड शो कर रहे हैं। शाम को अमित शाह पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे। इस खबर पर चर्चा करने के लिए गिरीश जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और दयाशंकर जी हैं टीएमसी से। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। दयाशंकर जी, जिस तरीके से दावा किया गया था, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, जिस तरीके से दावा किया गया था सीएम ममता की तरफ से कि उन पर कोई साजिश के तहत हमला हुआ है, वो अब साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ये महज एक हादसा था। देखिए, चुनाव आयोग के कह देने से स्पष्ट नहीं हो जाता है। यदि हमें लगा कि धक्का दिया गया है, मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो अपना पक्ष रखा गया। लेकिन आपको दिखता है कि हमला नहीं हुआ तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं इस मामले को हल्के में न लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए और सिर्फ ये कह देना कि ये अब हादसा हुआ है। अरे हादसा कैसे हुआ? यदि हमें चोट लगी या मैं गिरा तो मुझे आभास हुआ कि किसी ने धक्का दिया, 4-5 लोगों ने या जो दिया, तो उसको गंभीरता से लेना हुआ है। तो ये दुखद है, इससे हम लोग खेद प्रकट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब डिस्चार्ज भी की जा चुकी हैं ममता बनर्जी, रोड शो भी कर रही हैं और अभी भी वो ये कह रही हैं कि दर्द है उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोड शो कर रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आप ये इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, क्योंकि राज्य की मुखिया है ममता बनर्जी और उन पर अगर इस तरीके से हमला हुआ है, आप उसको अभी भी हमला मानते हैं, तो आखिरकार कहां पर किसकी कमी रही है? उन्होंने ये भी दावा किया था कि वहां पर पुलिसकर्मी कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे, तो किसकी कमी आप मानते हैं कि सुरक्षाकर्मी उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं थे? देखिए, ये तो चुनाव है जी। जब सीएम है, ऑलरेडी वो विवादित सीट है जिसपे चुनाव चल रहा है नंदीग्राम, और वहां से बार बार एक उनके फॉलोअर के द्वारा उनको बार बार चुनौती देना कि आप में अगर दम है, एक मामूली कार्यकर्ता पार्टी का जो रहा हो, बार बार चुनौती देना इस चीज को दर्शाता है। यदि दीदी उनकी चुनौती स्वीकार करके उसके क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ती है, उसके बावजूद इस बात को मोटिवेट करना कि वो दो जगह से लड़ती हैं, वो डरती हैं। दीदी ने वो सीट छोड़कर अगर वहां पे लड़ने चली गई तो ऐसा घटना बहुत ही दुख की बात है।
दीदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल, गिरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं। गिरीश जी, जिस तरीके से अब टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले उनके मामूली कार्यकर्ता रहे हैं टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अगर चेतावनी दी तो वहां पर आई और वहां पर आप लोग हमला करवा रहे हैं उन पे, हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि ये हमला नहीं, हादसा था। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से और ना ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया है। ये ममता बनर्जी दीदी जो हैं अपने एक राजनीतिक स्टंट के रूप में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए और खासकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उन्होंने ये चोट का बहाना हमला बताया है, जबकि उनके पैर पे जो चोट लगी है ये पूरा राजनीतिक जो है इनका स्टंट था। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो हम लोग कभी कोई भी कार्यकर्ता हमला नहीं करते हैं। हमला अगर करते हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ता हमला करते हैं। और ममता बनर्जी इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके वाहवाही लूटना चाहती हैं, मतदान को अपने पक्ष में कराना चाहती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से स्पष्ट, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जो कुछ कर लें, क्या करें क्या नहीं करें वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। वहां पे विकास के लिए परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, सुशासन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए और वहाँ पे रोजगार के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। और ममता दीदी जो है अब भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते समर्थन को देखे घबराई हुई है, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत लगता है कि उन्होंने करवाई होगी। आपको आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानबूझ करके चोटिल हुई है ममता बनर्जी? जी जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ करके चोटिल हुई है? जानबूझ के चोटिल मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बार बार आप कह तो यही रहे हैं कि वो चाहे जो मर्जी हरकत कर ले, उन्होंने जानबूझ कर ये करवाया होगा। नहीं, मेरा कहने का स्पष्ट मतलब यहाँ पर ये है कि मुख्यमंत्री प्रांत का एक प्रमुख होता है और वहाँ की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वहाँ की सरकार की होती है, और वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी और उसके वो मतलब सूबे के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो ये कहाँ से बाहर कितने सुरक्षा घेरे में कैसे कोई उनपे उनके पांव पे जो है हमला कर सकता है, और कैसे कौन किसको जरूरत पड़ी हमला करने की? भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे हरकतों में इस तरह की हरकतें करती नहीं है। और भाजपा का तो सीधा सा लक्ष्य एक ही है कि अगर हमें पश्चिम बंगाल का सर्वांगीण विकास करना है तो हमको वहां की जनता के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में अपने जन समर्थन में और पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। दयाशंकर जी, क्योंकि गिरीश जी ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके कहीं ना कहीं इस तरीके से करवाया जाया हो सकता है सहानुभूति लेने के लिए, अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए, तो क्या ये जानबूझ करके अब इस तरीके की ड्रामेबाजी तो नहीं हो रही है ना कहीं? जी के ऊपर संभवतः हम तो हमला ही कहेंगे या किसी अराजक तत्वों ने ऐसा किया होगा, किस पार्टी के लोग रहे ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन कभी यही लोग कहते थे कि नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ है। लेकिन आज देखिए कितना ये लोग, इनके चाल चरित्र और चेहरा ऐसे हैं कि आज दूसरे के ऊपर अगर ये घटना घटता है तो उसको ड्रामा करते हैं। तो मैं तो कहता हूं अगर ये ड्रामा है और ड्रामा करने से सहानुभूति होती है तो आपके जो मुखिया है दाढ़ी तो बढ़ा लिए, दोनों पैर तोड़कर वो भी ड्रामा करके जनता की सहानुभूति ले ले। दूसरी बात, ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास इन्होंने बताए, ये विकास का कुछ वर्णन करें, किस विकास की बात कर रहे हैं? जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे तो गुजरात विकास मॉडल 15 किलोमीटर जो रोड बनाकर दिखाए थे, और उसके बाद किसानों का, नौजवानों का शोषण ये लोग कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, बलात्कार की घटना बढ़ रही है, रेप बढ़ रही है, लाशों को जला दिया जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या इस विकास के नाम पे ये वोट मांगेंगे बंगाल में? गिरीश जी विकास की बात कर रहे हैं और ड्रामे की बात भी हो रही है, दोनों ही बातों पर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा पर भी हमला हुआ था, तो क्या वो भी ड्रामा था क्या गिरीश जी? ममता बनर्जी प्योरली ड्रामा कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबे की मुख्यमंत्री की पूरी जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है, और अगर उन पे हमला हो रहा है तो उनको जो है इस बारे में की पूरी जांच करानी चाहिए। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना ड्रामा, और ये मेरा मकसद ड्रामा के पीछे ये है कि ममता बनर्जी पहले जय श्री राम बोलने से हिचकिचाती थी, अब ममता बनर्जी मंदिरों में जाती हैं, और ममता बनर्जी अब जो है मंच पे जो है दुर्गा शक्ति शिव जी का पाठ पढ़ रही हैं। तो ये तो इससे तो साफ जाहिर होता है साहब कि वो खुद ही ड्रामा
कर रही है। तो सवाल ये है, अगर ऐसे ही है हमारी भारतीय, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी की घिनौनी हरकत नहीं करते हैं। हम राष्ट्रवादी और भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी तरह के उसमें वाह लूटने के लिए काम नहीं कर। ममता बनर्जी केवल सहानुभूति बटोर करके इस तरह के वहां पे जो चल रहा होगा ड्रामा, उस ड्रामा के पीछे का क्या कारण हो सकते हैं, इसकी जांच वो स्वयं कराएं। अभी वो सुबह के जो है मुख्यमंत्री है, चलो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग कह सकते हैं कि सब लोग चुनाव में लगे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दीदी ममता बनर्जी अब पूरी तरह से हताशा में है और उनको ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब वेस्ट बंगाल में विकास के लिए परिवर्तन होने जा रहा है और इस परिवर्तन की मुख्य भूमिका में, मुख्य धारा में जो भारतीय जनता पार्टी की मतलब जो है जुड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बन रही है। इसलिए उन्होंने अपने नामांकन के और जब वो इतना उन्होंने मैं तो कहता हूँ ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में विकास किया ही नहीं है। अगर विकास की तो बात ही नहीं है सर। बात तो अब जय श्री राम की और चंडी पाठ की और मंदिर में पूजा पाठ की हो रही है। क्यों दयाशंकर जी, क्या अब इसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? विकास के मुद्दे खत्म, अब ममता बनर्जी भी चंडी पाठ करने लगी है सभाओं में। जी जी, देखिए बताया जाता है, कभी ये लोग जय श्री राम की बात करते हैं, जय श्री राम हम लोग तो बोलते हैं। अब भाजपा हमारे धर्म गुरु तो होने ही गई है, इनके जो भी लेकिन लगता तो ऐसा ही है ना, लगता तो ऐसा ही है दयाशंकर जी, लगता तो ऐसा ही है कि धर्म गुरु हो गई है आपकी बीजेपी। जो बीजेपी करती है उसी रास्ते पे आप भी चल पड़े हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष माँ दुर्गा का खुले मंचों पे अपमान करते हैं। उस दिन इनका हिंदुत्व सो रहा होता है, तो ये नकली हिंदुत्ववादी वाले लोग हैं। इनको क्या है कि भगवान का बाजारीकरण करना है और धर्म का बाजारीकरण करने वाले लोग हैं। उस दिन इनकी कहाँ पे हिंदुत्व कहाँ सो गया था, जब इनका प्रदेश अध्यक्ष बोलता था कि ये दुर्गा कहाँ से आ जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जिस तरीके से ये हिंदुत्व का दिखावा करते हैं आपके हिसाब से, वैसे ही अब आप भी कर रहे हैं ना। बन रहा है कि महल बन रहा है, तो इन्होंने बताया कि महल बन रहा है। बताइए, जिसको आदमी प्रभु मानता है, श्री राम को हम लोग तो प्रभु मानते हैं, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं बन रहा है, महल बन रहा है। तीसरे क्वेश्चन में अगला बोलता है कि अमिताभ बच्चन की, फिर इनका प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि अमिताभ बच्चन की पूजा होती। बताइए, ये लोग प्रभु श्री राम को अमिताभ बच्चन से तुलना करते हैं। अब तो इनका दिल लग रहा है समाप्त हो चुके हैं। जो परिवर्तन की बात की है, तो देखिए परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में इनका परिवर्तन हो गया, पंजाब में इनका परिवर्तन हो गया, और वन भाई मन देखिए खट्टर अब रो रहे हैं, परिवर्तन की लहर वहां भी चल रही है। झारखंड में परिवर्तन हो गया, पूरे देश में हो गया। देखिए, सड़कों पे किसान, महिला, नौजवान जिनको जॉब मिला हुआ है, कुछ कारणों से रुके हैं, दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि वो लोग रैलियां निकाल रहे हैं, नो वोट फॉर बीजेपी। बताइए, इन लोगों के प्रति लोग, दूसरे लोग जिनसे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, उसके बावजूद इनका पूरे देश में घूम घूम कर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल गिरीश जी, क्या इस चीज का फर्क पड़ेगा आपको? क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उनसे तो बात कोई कर नहीं रहा है। भले ही गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल, असम और केरल जरूर जा रहा है, लेकिन दिल्ली में किसान नेताओं को समझा बुझा करके उनको घर नहीं भेज रहे। अब वो आपका विरोध करने के लिए बंगाल तक पहुंच गए। प्रजातंत्र में विरोध करना हर किसी का एक नैतिक अधिकार मैं कह सकता हूं, लेकिन केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने बार बार किसान आंदोलनकारियों से निवेदन किया है, आइए बैठिए बात करते हैं। जहां पे आपका पक्ष, आपको लगता है कि सरकार ने आपका पक्ष ढंग से नहीं रखा है, किसान इसमें अध्यादेश में, कानून में, उसमें कुछ मतलब हम लोग वो कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या कुछ ऐसी बातें, उसमें हमने लोगों ने शुरू से कह दिया था। लेकिन किसान तो अपने बात पे अड़े हुए थे, लेकिन अभी किसान आंदोलन की बात नहीं आ रही। बात जहाँ तक किसान आंदोलनकारी और किसान आंदोलन के नेता जो हमारे जो अध्यादेश था कानून के, उसके विरोध में जो है वेस्ट बंगाल में प्रचार करेंगे, तो प्रचार करें तो करें, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसानों के हित के लिए बात कर रही है। लगातार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, नेता लोग किसानों से बाहर नहीं है, किसानों के हित में हमेशा सोच के आए हैं। और ये जो बात मैं आपको बिल्कुल गिरीश जी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दयाशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ था उसके बारे में अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि यह महज एक हादसा था, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एंटीलिया मामले में इनोवा कार मामले को सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एंटीलिया के बाहर 2 कार पहुंची थी, एक स्कॉर्पियो और दूसरी इनोवा। ड्राइवर स्कॉर्पियो को छोड़ करके इनोवा गाड़ी में बैठ करके वहां से फरार हो गया था और मुंबई के मुलुंड टोल नाके पर इनोवा में 2 लोगों को देखा गया था। बताया जा रहा है कि इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच की थी, स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख हिरेन था और दूसरी इनोवा कार किसकी थी इसे लेकर के छानबीन चल रही थी। जांच पड़ताल में पता चला है कि ये कार क्राइम ब्रांच की थी और इनोवा कार मुंबई पुलिस की अपराध शाखा यूनिट की है। एंटीलिया केस में फिलहाल मुंबई पुलिस के एक और अफसर रियाज काजी से भी पूछताछ की जा रही है। बहरहाल सचिन वाजे स्पेशल ब्रांच में तबादले से पहले क्राइम ब्रांच में तैनात थे और शुरुआत में क्राइम ब्रांच ही इस मामले की जांच कर रही थी और सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 2 कारों का इस्तेमाल किया गया। स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ रखी गई थी और एक दूसरी कार इनोवा थी जो स्कॉर्पियो के पीछे चल रही थी और मुंबई के चेंबूर इलाके में इनोवा और स्कॉर्पियो कार एक साथ मिली और फिर दोनों एंटीलिया की तरफ कारमाइकल रोड की तरफ बढ़ी और एनआईए सूत्रों ने यह बताया है कि दोनों गाड़ियां एंटीलिया के बाहर पहुंची और स्कॉर्पियो को बाहर खड़ा कर दिया गया था। उसका ड्राइवर इनोवा में बैठ करके फरार हो गया था और बाद में इनोवा कार को मुलुंड टोल नाके पर वहां पर उसको पार करते हुए और थाने में एंट्री करते हुए देखा गया। थाने में एंट्री के बाद इनोवा कार का पता नहीं चल पाया था। दिलचस्प बात यह है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों थाने के रहने वाले हैं। हालांकि इस सियासत भी इस मसले पर जारी है और मामले पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सचिन वाजे की गिरफ्तारी भी इस पूरे मसले पर हो चुकी है। उनसे लगातार बातचीत चल रही है। एंटीलिया केस में अब कहीं ना कहीं गुत्थी जो है वो सुलझती हुई दिखाई दे रही है और इस पूरे मामले में जिस पर पहले से ही आरोप लग रहा था पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, उन पर आरोप इस पर लग रहा था और शक की सुई जो है वो उन्हीं पर घूम रही थी और अब उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। इस पूरे मामले में एक वकील ने भी खुलासा किया है और अब जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है उसमें भी और अन्य खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से सचिन वाजे से पूछताछ चल रही है और इस पूरे मामले को सुलझाने की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का ही योगदान रहा है। जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें रखी गई और मुकेश अंबानी को कहीं ना कहीं एक धमकी भरा पत्र जो है वो दिया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर के अभी मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले को लेकर के एनआईए को इसकी जांच केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई। एनआईए की तरफ से इस पूरे मसले पर जांच की जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच में तैनात थे पहले सचिन वाजे, स्पेशल ब्रांच से पहले। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस पूरे मसले पर, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है, कहां तक पहुंची है जांच? जिस तरह से मनसुख हिरेन मौत के बाद लगातार एनआईए और एटीएस पैनल जांच कर रही है। आपको बता दें कि एनआईए जो है जिस तरह से जिलेटिन बरामद हुआ था उसकी जांच कर रही है और एटीएस जो है जिस तरह से मौत हिरेन को थी उसको लेकर जांच कर रही है। एनआईए के पास तमाम पुख्ता सबूत मिले थे। इसके आधार पर देर रात एपीआई सचिन वाजे को जो गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी के बाद से लगातार महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम नेताओं के बयान अब आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से संजय राउत ने अपना बयान दिया, उसके बाद विधायक राम कदम ने अपना बयान दिया है, उसके तुरंत बाद जो है अतुल भातखलकर ने अपना बयान दिया। तो जाहिर तौर पर तमाम बातें जो है खुलकर सामने आ रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सचिन वाजे के परिवार भी लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सचिन वाजे को जानबूझ के फंसाया गया है। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से परिवार की तरफ से, जो मनसुख का परिवार है उनकी तरफ से भी आशंका जाहिर की गई, सचिन वाजे पर आरोप लगाया गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, एक वकील ने भी इस पूरे मामले पर खुलासा किया है, तो उससे कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो जाती है सचिन वाजे पर। देखिए हितन, ये पूरा मामला एनआईए जांच कर रही है। जिस तरह से अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार जो देर रात इनोवा कार बरामद की गई है उसके ड्राइवर सहित और तमाम अन्य लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, यानी कि पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि सचिन वाजे के आसपास उनके जो निकटतम संबंधी है उनको भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं
सीआईओ के तरफ से जिस तरह से एपीआई सचिन वाजो को जिम्मेदारी दी गई थी, उनके साथ जो अधिकारी जांच कर रहा था उनको भी फिलहाल एनआईए अपने दफ्तर में बुलाई, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल 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 सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सचिन वजह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। ये बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर साल 2009, 2012 और 2017 में वो यहां से विधायक रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, और अब से पहले बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन इस बार बीजेपी से अलग हो चुके हैं। किसान कानूनों का पूरा मुद्दा पंजाब मगदा जवाब की पहली रैली में उन्होंने यह दावा किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बेअदबी का झूठा प्रचार किया है, ये भी उन्होंने पलटवार किया है, क्योंकि ये आरोप बेअदबी का अकाली दल पर लगता रहा है। और अब ये बड़ा ऐलान सुखबीर सिंह बादल ने किया है। जलालाबाद से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सुखबीर सिंह बादल। जगतार सिंह भुल्लर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जगतार जी, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ा है और अब विधानसभा चुनाव सिर पर है, उसकी तैयारियों में सभी दल लग गए, और इस बीच सुखबीर सिंह बादल ने यह बड़ा ऐलान किया है। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए अभी क्योंकि 8 महीने का समय बाकी है जब पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022 फरवरी में होने, लेकिन आज कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल की तरफ से पहली सीट का ऐलान कर दिया, और वो भी खुद की सीट का ऐलान कर दिया कि वो खुद जलालाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो पहले वहां से 2009, 2012 और 2017 में विधायक रह चुके हैं। और ये कह सकते कि अब पंजाब इलेक्शन मोड में आ गया। और एक सवाल है अब कि जो बादल परिवार की जद्दी सीट है विधानसभा असेंबली लंबी, जो मुक्तसर जिले का पार्ट है, तो वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि काफी जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनकी काफी वृद्ध अवस्था हो चुकी है। क्या प्रकाश सिंह बादल फिर लंबी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वहां से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वो बादल परिवार लंबी सीट को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि सुखबीर सिंह बादल ने तो खुद का ऐलान कर दिया कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट से वो पहले 3 दफा विधायक रह चुके हैं। तो अब ये सवाल है कि लंबी में कौन लड़ेगा, बड़े बादल या फिर हरसिमरत कौर बादल? जी, इसके अलावा जगतार जी, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है बेअदबी मामले का, उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कि कहीं ना कहीं झूठा प्रचार किया गया है। इस बात के पीछे क्या कुछ समझा जाए? बिल्कुल, देखिए जब 2017 का चुनाव था तो तब कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन की थी, तो चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार, उसी पे तंज कसा है श्रोमणी अकाली दल कि पंजाब मांगता जवाब। और आज पंजाब मांगता जवाब की जो उनकी श्रोमणी अकाली दल की कैंपेन है, आज उनकी पहली रैली थी जलालाबाद, जहाँ सुखबीर सिंह बादल 3 दफा विधायक हो चुके हैं। और फिरोजपुर, क्योंकि ये जलालाबाद फिरोजपुर लोकसभा का पार्ट है, तो वहां से वो लोकसभा मेंबर है। तो आज उन्होंने रैली में बड़ा ऐलान भी किया, और साथ के साथ उन्होंने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी हुई थी, उस बेदबी को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने झूठा प्रचार किया था। तो ऐसे में उन्होंने अपने आप को एक बार फिर पाक पवित्र बताते हुए ये ऐलान किया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पे इल्जाम लगे थे कि जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की साझी सरकार थी, तो तब बेदबी हुई थी, और जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी ने उनका पक्ष। जी बिल्कुल बिल्कुल जगतार जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने यह बड़ा ऐलान किया है कि वो पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और उसी सीट से लड़ेंगे जहां से वो पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। जलालाबाद से वो चुनाव लड़े। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।